सुशील जी, गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग। प्री बजट मेल्टडाउन कैसे देख रहे हैं आप इसको? सबसे पहले तो कहाँ तक हम फिसल सकते हैं और अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? तीन हिस्से हैं इसके। एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, प्री बजट पोस्ट बजट बिहेवियर पिछले 45 साल का। दूसरा, चूंकि शॉर्ट टर्म कंटेक्स्ट में हमें ग्लोबल मार्केट्स को भी लेना है, यूएस के मार्केट्स की दोनों इंडिसेस नैस्डैक और एसएनपी, कल रात को हमने अपने क्लाइंट्स को लिखा, इनको लेके अब और डरने की जरूरत नहीं है। कल लगता है इनमें एक ट्रेडिंग बॉटम हो चुका है और 5 से 6% की बढ़त नैस्डैक में और तकरीबन 4% की एसएनपी में अगले 15 दिन में लगती है। और तीसरा हिस्सा है जो बाजार का टेक्निकल टेक्सचर है, उस पर मैं अंत पे आऊंगा। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बजट्स की ऐसी है, तकरीबन पिछले 45 बजटों में सिर्फ 3 बार अगर बजट के पहले तेजी हो रही थी तो भी बजट के बाद तेजी हुई, वो एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट्स थे। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बजट के पहले अगर करेक्शन सस्टेन चल रहा है तो बजट के बाद भी करेक्शन हुआ हो। और दोनों डेटा पॉइंट्स को मिला लो तो 93% प्रोबेबिलिटी आप 45 ऑब्जर्वेशंस पे सिग्निफिकेंट इनफ है कि बजट बाजार का सेंटीमेंट चेंज कर देता है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि स्टॉक मार्केट इनएफिशिएंट है प्रेडिक्ट करने में बजट क्या देगा, बजट हमेशा सरप्राइज दे देता है। तो अगर ये प्री बजट रैली इस साल नहीं हुई और ये करेक्शन के, अब अगर हम टेक्निकल पिक्चर को देखें कि हम करेक्शन के करीब करीब सिमट जाने के कगार पर हैं, 7 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं बजट की अनाउंसमेंट के पहले, तो यहां पर अब जो टेक्निकली अपनी फंड मैनेजमेंट करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए जिसकी भी पोजीशन कट जाए, पर जैसे ही पहला ट्रेंड रिवर्सल आए तो अब यहां लिस्ट ऑफ स्टॉक्स टू बाई और बड़ी हो गई है। सुशील जी, कोई बजट को लेकर स्ट्रैटेजी है क्या इस निफ्टी की वॉलेटिलिटी से निजात ये पाने के लिए? एक स्ट्रेटेजी है जो किसी भी बड़े इवेंट के लिए हम हमेशा यूज करते हैं, पर अपने निवेशकों को भी बहुत संभल के बताते हैं, बताते ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सधे हुए ऑप्शंस के, बिल्कुल सधे हुए हाथों के लिए है। आम आदमी अचानक से आके रात रात ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा तो फंस जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। 4 ऑप्शंस की लेग्स को आप कंबाइन करके किसी भी इवेंट पे वेरी लार्ज वेगा पोजीशन बना सकते हो, एक्सट्रीमली लार्ज वॉलेटिलिटी पोजीशन बना सकते हो। इन द मनी स्ट्रैंगल बेच दो आप, उससे आपको जो प्रीमियम कलेक्ट होगा उससे आप 10 गुना 12 गुना संख्या में, क्या पता 15 गुना संख्या के भी मिल जाते हैं मौके पे मिस प्राइसिंग में, आउट ऑफ द मनी स्ट्रेडल्स खरीद लो। तो आपका क्या डेल्टा न्यूट्रल हो जाएगा और टाइम वैल्यू का भी जो लॉस हो रहा है, सामने बाइंग सेलिंग की हुई है तो आपका थीटा लॉस भी इनटू द बजट डे नील रहेगा। तो आप एक्सट्रीमली लार्ज वॉलेटिलिटी पे लॉन्ग हो। 300 पॉइंट ऊपर नीचे की चाल के बीच में तो अगर बजट वाले दिन के बाद न पैसा बनेगा न खोएंगे, आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो तो 300 पॉइंट से ज्यादा की चाल आ गई तो बहुत जोर का पैसा मिल सकता है। तो वो स्ट्रैटेजी जो बिल्कुल ऑप्शंस के सधे हुए हाथ हैं वो करते हैं। आप क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, एनुअल रिजल्ट्स पे भी कंपनियों के कर सकते हो। निफ्टी के केस में, बैंक निफ्टी के केस में बजट वाले दिन बहुत बड़ी चाल मिलती है तो वो स्ट्रैटेजी की जा सकती है। सदैव हाथों के लिए। लेकिन वो अब बात करते हैं कुछ चार्ट्स की। शुरुआत करते हैं जो आपकी सबसे बड़ी कोर कॉम्पिटेंस है, ग्लोबल मार्केट के चार्ट्स। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ग्लोबल मार्केट्स में एक नया तड़का जोड़ दिया है ट्रंप फैक्टर का, उससे भी काफ़ी चार्ट बिगड़े हैं। तो पहले तो यूएस के खुद के चार्ट क्या कह रहे हैं और उसके अलावा बाकी ग्लोबल चार्ट्स क्या कह रहे हैं? तो मैं उसको संक्षेप में कह दूं, एस&पी और नैस्डैक पे हमें लगता है कल रात को एक ट्रेडिंग बॉटम बन चुका है। और जो लगातार जिस कंसेंसस के खिलाफ हम अपनी टिप्पणी देते जा रहे हैं 6-7 सप्ताह से, कि सब जगह डिस्क्रिप्टिव फंडामेंटल जस्टिफिकेशन है कि यूएस की इंटरेस्ट रेट्स घटेगी, वो ब्रेकआउट अब आ गया फाइनली अक्रॉस द इंटायर यील्ड कर्व। और अगर अब ब्लैक रॉक जैसे कैपिटल बेहेमॉथ्स अगर फार एंड ऑफ यील्ड कर्व को बेच के शॉर्ट टर्म में यील्ड कर्व में जा रहे हैं तो 100% दे आर टेकिंग अ बेट, द बिग फंड्स हैव नाउ बिगन टेकिंग अ बेट विजिबली कि रेट्स आर गोइंग टू गो अप। तो रेट्स का ऊपर जाना एक बार शॉर्ट टर्म में घबराहट पैदा करता है, पर अगर पूरा यील्ड कर्व ऊपर जाने वाला है तो ये जो टैरिफ लगते जा रहे हैं यूएस कंज्यूमर के ही सर पे लास्ट में फूटेंगे। तो इन्फ्लेशन अराइज करेगा अमेरिका में, इकोनॉमी ओवरहीट करेगी, ये व्यू हमने लिया हुआ है और उस पर कोई चेंज नहीं है। अब आ जाते हैं हम डॉलर इंडेक्स पे, जो क्षणिक एक करेक्शन कंप्लीट सा लगता है कल का। एक बार 103 तक डॉलर इंडेक्स भी बढ़े तो अब एक ऐसी भयावह परिस्थिति हो गई कि इंडिया चुप्पी साधे बैठ, चाइना रूस अमेरिका के खिलाफ है, अब उसने पूरे नाटो को भी अपने खिलाफ कर लिया। तो देखो ट्रंप क्या है, सारे संसार को पागल करने का काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता वो पागल आदमी है, ये सब सैबर रैटलिंग है, कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन निकलेगा। और जो अमेरिका के दिवाला पिटने की परिस्थिति बनी हुई है
भगवान से मनाइए वो दिवाला न पीटे, क्योंकि जब अगर नगर सेठ उलटता है तो पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। तो अगर ये सबको मिलके अमेरिका की नादानी का खामियाजा उठाना है कि 40-50 साल उन्होंने ऐश करी घाटा दे देके, और अब अगर उसकी रेक्टिफिकेशन हो रही है तो ये स्ट्रगल है। एक नया बुल मार्केट ओरिजिनेट होना चाहिए। देखिए, मार्केट 50 साल में, 200 साल में अलग अलग लेवल पे परमानेंट बॉटम बना देता है। हो सकता है ग्लोबल मार्केट 10-12% की आप जगह रखो, पर एक पूरा ग्लोबल रीसेट जो बन रहा है, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ही बड़ी बेट्स लेनी चाहिए। और यहां मैं साथ एक बात और जोड़ूंगा अनुज, खाली इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड हम ये पैटर्न देख रहे हैं। जब हम सारे मेजर इंडिसेस के कंपोनेंट स्टॉक्स को एनालाइज करें, हर जगह पे करेक्शंस, 5-5, 10-10 स्टॉक्स को पकड़ के आ रहे हैं। 10 स्टॉक ऊपर चल रहे हैं, 10 स्टॉक करेक्शन आ रहे हैं। तो इंडिसेस में कहीं कोई बड़ी डैमेज नहीं हुई है, और इंटरनल इंटरनल हर चीज के प्राइसेस रीसेट हो रहे हैं। तो ये सारे माहौल के अंदर हमारा मन अभी भी 500 चार्ट्स को भारत में देखते हुए यही है कि ठीक है, 26,500 से एक बार 25,500 हम आ गए। और ये भी कोई आकस्मिक नहीं हुआ है। लगातार हमारे इंटरनल नोट्स हमारे क्लाइंट्स को 25,300 के लिए सावधान कर रहे थे कि पहले 25,700 वो टूटे तो 25,300। और अब मैं अगर बजट के स्टैटिस्टिक्स को जोड़ूं तो हम और भी तत्परता के साथ कमर कस के तैयार हैं कि जहां ये मार्केट घूमे तो फिर ये परिस्थिति बनने वाली है कि स्टॉक्स तो इतने सारे लेने, पैसे उतने ही हैं जितने थे हमेशा। 91 क्रॉस कर चुके हैं हम डॉलर रुपये पर। सुशील जी, एक व्यू इस पर हो जाए पहले डॉलर रुपये पर, क्योंकि एक बहुत बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है अभी ये, जिस तरीके की एफआई सेलिंग रही है, जिस तरीके से डॉलर रुपये बिहेव कर रहा है अब 91। मैं आपके सामने इस चार्ट को खोल रहा हूं, और अगर पीसीआर इस चार्ट को दिखाएं और अगर हम ये भूल जाएं कि डॉलर रुपी है, एक बार के लिए भूल जाओ इसकी टाइम एक्सिस क्या और ये स्टॉक और ये चार्ट किस चीज की है, और अगर अचानक से आप ये चार्ट मेरे सामने रख दो कि इस पे क्या करना चाहिए बताए बिना किस चीज की चार्ट है, तो देखिए मोमेंटम इतना सीरियसली डाइवर्जेंट है नीचे के आरएसआई पैनल में। देखिए, एक बार आप भूल जाओ कि आपका कोई इमोशनल स्टेक भी नहीं है, फाइनेंशियल एक्सपोजर भी नहीं है, बिल्कुल ताजा दिमाग से यहाँ काम करना है। तो इतनी बड़ी तेजी जो हो चुकी है, इसके बाद अगर डॉलर पे यहाँ तेजी करी जाए तो उसमें कोई समझदारी नहीं दिखती। इट्स टू लेट टू बी अ डॉलर बुल वर्सेस द रुपी, एंड सर्टेनली अ लिटिल अर्ली टू प्रेडिक्ट कि ये रिवर्सल हो ही जाएगा। पर जिस दिन भी रिवर्सल होगा, 3-4 दिन ये नीचा बंद आते के साथ हम डॉलर के ऊपर शॉर्ट ट्रेड करेंगे, और वही निफ्टी की बहुत बड़ी तेजी का ट्रेड होगा। पर आपने ठीक पकड़ा पॉइंट को कि जैसे डॉलर के सामने रूपी स्ट्रांग होना शुरू होता है, एफआई का सेंटीमेंट पलट जाता है, और उस टाइम पे स्टॉक मार्केट में सुपर नॉर्मल रिटर्न्स आते हैं। तो मैं यहाँ पे डॉलर रूपी अब अगले 1-2 दिन में कोई ने और 1 रुपया इसको और दबा दिया, एक चलते मोमेंटम में कोई प्रेशर बना दिया, तो उससे लालायित और लालची होके यहाँ पे अब रूपी शॉर्ट करना समझदारी नहीं है। इंतजार करना चाहिए, और जैसे ये घूमे, एक बार हमारा व्यू है कि 82.5 तक ये जा सकता है, और अगर ये करीब 11% की अगर स्ट्रेंथनिंग आ गई रूपी में, तो स्टॉक मार्केट 20% या करीब करीब निफ्टी बढ़ जाएगी। इस पूरी स्पेस में पैसा बना है सिर्फ मेटल्स में और खास तौर से सिल्वर में। सुशील जी, इस पर अब आपका क्या व्यू रहेगा? कमोडिटीज में खैर आप सुपर बुलिश रहे थे, मुझे याद है गोल्ड सिल्वर पर एक साल पहले। सिल्वर गोल्ड में मैं शुरू के 1.5 साल तेजी में रह गया, उसके बाद हमारा छूट गया और हम दिलजले हैं। सिल्वर के मामले में अभी हम दिलजले हैं, और इस पर मैं कोई हाँ, थोड़ा जल्दी बेच गए आप, थोड़ा जल्दी बेच गए, लेकिन हाँ खैर वो अलग बात है। लेकिन व्यू क्या है इस पर अब? तो देखिए, एक्सट्रीम हीट में है गोल्ड सिल्वर, और इसके लिए ना चार्टिस्ट होने की जरूरत है, ना आपको फंडामेंटल एनालिसिस जानने की जरूरत है, कॉमन सेंस की बात है। अब मैं आपको बताऊं कि जब हम रिटेल लेवल पर भी इन चीजों को ट्रैक करते हैं, बात अक्सर टीवी पे 10 मिनट में चार्ट्स की ही हो पाती है। अगर एमटीएफ कर करके लोगों ने, मतलब सुनारों के पास से जाके मार्जिन ट्रेडिंग में भी लोगों ने सिल्वर उठाई हुई, तो जिस दिन ये पलटी मारेगा तो ऐसा हाहाकार मचेगा। जब तक नहीं मार रहा है तो वो एक यूफोरिया चल रही है, तो सिल्वर को साइड में रख दीजिए। कॉपर की चार्ट पे हमारा व्यू है कि सडन कॉपर में एक 30% की धड़ाम आनी चाहिए किसी भी टाइम अचानक, और उसके बाद वापस कॉपर का सुपर बुल मार्केट स्टार्ट होगा। और 30% का जो कोलैप्स है कोई सस्टेन्ड नहीं होगा, महीने भर में अगर ये जोर से गिर जाए। स्टील के स्टॉक्स में हमने खाली एक सेल पे तेजी रखी थी, और बाकी के और सेल की तेजी को हम बरकरार रखेंगे, काटेंगे नहीं उस पोजीशन को। बाकी के सारे स्टील के स्टॉक्स शॉर्ट सेल मोड में हैं। ठीक है, ये कंसेंसस के खिलाफ बात है, पर कंसेंसस को ढूंढ कर उसके खिलाफ जाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ आंख बंद करके चार्ट की गुलामी करना है। तो जो भी स्टील स्टॉक्स ने सिंपैथी में गेन कर लिया नॉन फेरस मेटल्स के, और नॉन फेरस मेटल्स में एक्सट्रीम स्पेक्युलेटिव बबल है,
तो 30% का स्ट्रोक नीचे आते के साथ सारे कट जाएंगे। तो हम मेटल्स ही एकमात्र ऐसी स्पेस है मेटल के स्टॉक्स जिसको हम बहुत तबीयत से शॉर्ट करने के मूड में हैं, और वो सिग्नल मिलते जाएंगे, एक एक स्टॉक शॉर्ट होता जाएगा। पैसा बन गया तो बनता ही रहेगा, ये तो किसी शास्त्र में लिखा नहीं है। सिग्नल मिलेगा तब मेटल्स के स्टॉक्स को शॉर्ट करेंगे। ओके, चलिए अब आते हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक। इस समय आप यहाँ पर कहाँ पर बुलिश हैं, कौन कौन से स्टॉक्स पर? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट का टेक्निकल टेक्सचर जो है इंडिया में खासकर और वर्ल्ड वाइड बहुत जरूरी है। एक तरफ अगर हमने ग्लोबल स्वीपिंग व्यू लिया 3 महीने पहले कि अगले 12 महीने में सारे न्यू एज के स्टॉक्स न्यू लो पे होंगे जिसमें एक अपवाद इटरनल है, पर अब देखिए थोड़ा करेक्शन, अच्छा खासा करेक्शन देने के बाद अगर अब पॉलिसी बाजार में वापस 1000 रुपए की ऊपर की चाल बन गई, वो हमने परसों अपने क्लाइंट्स को दिलवाया है, वो डिस्क्लोजर आपके साथ जरूरी है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अब अपोलो हॉस्पिटल लगता है किसी टाइम पे 6000 के भी नीचे जाएगा, पर वापस थोड़ा सा करेक्शन देके बाई आ गया। एचपीबीपी में लगा कि एकदम लॉन्ग टर्म 10 ईयर टॉप बन रहा है, और वो 10 ईयर टॉप बनते बनते अगर एक बार करेक्शन यहाँ थम गया और वापस उनमें ऊपर की चाल आ गई, तो ब्रॉडली पकड़िए कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में बेस्ड ऑन उनकी बीटा कितनी है, लार्ज कैप स्टॉक्स में 10-12% की करेक्शन, और मिडिल टीयर में 15-16% से ज्यादा की एफ एंड ओ स्टॉक्स में करेक्शन नहीं आ रही है, और जिन जिन में करेक्शन आके फाइनल बॉटम बनते जा रहा है वही दोबारा से बाई बन रहे हैं। अगर पॉलिसी बाजार जैसा स्टॉक भी हम लेने के लिए कंपेल्ड हो गए तो टाइम टू टाइम ये घूम रहे हैं। अब जैसे बीएसई को लेकर अगर उन्माद मचा कि एनएसई का इश्यू आ रहा है तो एक बार खींच दिया बीएसई को, हम हिले नहीं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में नहीं लेना है। अब वो एक फाइनल नया लो दे दे पिछले वीक के लो के नीचे तो हम वापस उसको ले लेंगे। सीडीएसएल ऑलरेडी तैयार हो गया लेने के लिए, एंजल ब्रोकिंग ब्रेकआउट कर गया। तो अलग अलग सेक्टर्स में हर जगह स्टॉक्स है अनुज, हमारी लिस्ट वही है घूम फिर के। अब हर मंगलवार को मैं 150 स्टॉक्स की लिस्ट रिपीट करूंगा तो बोर्डम हो जाएगा। बल्कि मैं ये कहूं कि यहाँ इस घटे हुए बाजार में भी 4-5 एफ एंड ओ के ऐसे स्टॉक्स है जहां अपवाद हैं। जैसे मान लीजिए एलएनटी, हमने आपको बोला शॉर्ट करेंगे और भ्रिकुटी तन गई सबकी, वो घट रहा है और बेचेंगे उसको। अगर मारुति में एक डिप है 3000 रुपए का, 1500 रुपया आ गया, फिर उसको लेने के बाद वापस न्यू हाई ले लेंगे। तो हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो वापस अगर चाल शुरू कर चुके हैं, आईटी के स्टॉक्स में जरा सा भी घटते नहीं, उनको पकड़ के हम बैठे हुए हैं। तो रिलायंस मान लो हो सकता है यहाँ से एक बार और 60-70 रुपया घट जाएगा, और जैसे इसका फाइनल बॉटम बनेगा, रिलायंस और जियो अगर निफ्टी को ऊपर की तरफ लीड करेंगे पोस्ट बजट, तो ढांचा करीब करीब वही है। थोड़ा सा 2-5 दिन की डिले हो गई है इस बाजार के अंदर, जो नरमी का सा माहौल बना हुआ है, पर स्ट्रक्चरली सारे स्टॉक्स की स्प्रेड्स अभी तक हमारे लिए सेम है। कोई थीसिस में पिछले 5 दिन में परिवर्तन नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज